नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मयंक स्टडी पॉइंट पे। और मैं हूं आपका होस्ट मयंक साव। और आज का हमारा वीडियो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का है, जिसके अंदर हम लोग जानेंगे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का रोल क्या होता है, जॉब इवैल्यूएशन उसको क्या करना पड़ता है अपने जॉब के लिए, वो किस तरह से अपना HR का डिपार्टमेंट संभाल सकता है, किस तरह से वो अपना एग्जीक्यूटिव्स को संभालता है, मेंटेन करता है। तो चलिए बात करें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर की। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप सभी ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी इस चैनल को कर दिए सब्सक्राइब और प्रेस कर दिए बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिलेगा और आप उसे मिस नहीं कर सकेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के हमारे टॉपिक की तरफ। तो चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो दोस्तों हम लोग बात करें यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का फंक्शंस का। तो यहाँ पे उसको क्या करना पड़ता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा ही बने, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि कहीं भी आपका बहुत सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बोलने वाला हूँ, कहीं पे भी आ सकता है, इसलिए आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो हम यहाँ बात करें फंक्शंस की। तो इन डिजाइनिंग स्ट्रक्चर ऑफ अंडरटेकिंग various HRM functions there are following issues which should be taken care of major categories, 4 major categories। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो डिजाइनिंग स्ट्रक्चर होता है उसको अंडरटेक करता है वेरियस टाइप ऑफ फंक्शन। जो HRM मैनेजर का होता है यानी HR का होता है, उसका बहुत सारा ऐसा डिजाइनिंग स्ट्रक्चर होता है, बहुत सारा ऐसा फंक्शन होता है जिसको मिला के वो ऑर्गेनाइजेशन का जो है गोल अचीव कर सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोगों ने इसे 4 मेजर कैटेगरीज में बांट दिया है। तो हम लोग यहाँ पे बात करें सबसे पहला कैटेगरी का, तो यहाँ पे है फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। डिजाइनिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज बेस्ड ऑन द चॉइस बिटवीन नंबर्स ऑफ अल्टरनेटिव्स। तो यहाँ पे जो होता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो होता है वो बेस्ड होता है नंबर ऑफ अल्टरनेटिव्स के बीच में, कि उसे किस तरह का डिजाइन बनाना, यानी कि किस तरह से प्रोग्राम उसको अपना चलाना है, अपना जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है उसको किस तरह से प्रोसेस करना है, कितने मेंबर्स होने चाहिए, कितने एम्प्लॉयज उसके अंदर काम करना है, क्या क्या काम करना है, ये सब डिजाइनिंग को कह सकते हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ अल्टरनेटिव्स हो जाता है। तो फिर यहाँ भी हम लोगों ने इसे कुछ चार पॉइंट्स में बांटा है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, जिस पे पूरा का पूरा डिपेंड करता है। तो सबसे पहला होता है वे एंड ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप्स इट फंक्शंस। तो सबसे पहले यहाँ पे HR को जो है ऑर्गेनाइजेशन का ग्रुप बनाना पड़ता है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसके फंक्शंस को चलाने के लिए ग्रुप बनाना पड़ेगा, जैसे कि सेल्स बोल दीजिए, परचेज बोल दीजिए, कुछ भी, कोई भी शेयर्स कुछ भी डिपार्टमेंट बनाना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट होते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, इस तरह के आपको डिपार्टमेंट बनाने होंगे, ग्रुप्स बनाने होंगे, उसके अंदर उसके फंक्शन करने होंगे, और फिर उसके अंदर कुछ वेरियस यूनिट्स और सब यूनिट्स भी बनाने पड़ेंगे। उनके अंदर कुछ यूनिट्स बनाने पड़ते हैं, उनको फिर अथॉरिटी दिया जाता है, उन ग्रुप में से किसी एक को अथॉरिटी दिया जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता है, ताकि वो एक दूसरे के ग्रुप से अच्छा रिलेशनशिप बना कर रख सके। इस तरह से आपको करना पड़ता है। फिर इसे बहुत ही टफली लिया जाता है, रिगार्डली लिया जाता है, और फ्लेक्सिबिलिटी, और ये बहुत ही फ्लेक्सिबल भी होता है कि आपको कोई भी काम करने में आसानी होगा। और बहुत ही मतलब रिडली का मतलब होता है कि मतलब टफ करना, इज मतलब कठोरता होता है। इसका मतलब कि कठोर तरीके से आपको ये काम करने, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड करना है। उसके बाद फिर यहाँ पे हम लोग बात करें पोजीशन ऑफ HR डिपार्टमेंट। ये हम लोग का दूसरा मेजर कैटेगरीज होता है HR का। तो पोजीशनिंग ऑफ HR डिपार्टमेंट, तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ HR फंक्शंस डिपेंड्स अपॉन अ पोजीशन ऑफ HR डिपार्टमेंट इन द ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो HR फंक्शन पे डिपेंड करता है, उसका पोजीशन क्या है डिपार्टमेंट में, उसका किस तरीके से वो काम कर रहा है, उसका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसा चल रहा है, वो पोजीशन कैसा है इसका, वो सब करता है। तो यहाँ पे भी हम लोगों ने कुछ 3 पॉइंट्स लिखे हैं। ए हायर पोजीशनिंग ऑफ HR डिपार्टमेंट सर्व्स द अचीवमेंट्स ऑफ HR ऑब्जेक्टिव्स इन फॉलोइंग वेज। यहाँ पे HR का कुछ ऑब्जेक्टिव्स है जो मदद करता है हायर अचीवमेंट को लेके, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की हायर अचीवमेंट हो HR डिपार्टमेंट का। तो यहाँ पे पहला पॉइंट हम लोग को देखने को मिलेगा, ए HR पोजिशनिंग ऑफ HR डिपार्टमेंट्स मीन्स दैट द HR पीपल विल इंटरेक्ट फ्रिक्वेंटली विद द टॉप मैनेजमेंट विथ हेल्प्स इन द इंटीग्रेशन ऑफ HRM
विथ कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस। तो यहाँ पे अपना डिपार्टमेंट को एक अच्छा पोजीशन में लेके आने के लिए, हायर पोजीशनिंग में लाने के लिए उन लोग को फ्रिक्वेंटली सभी जितने भी टॉप लेवल के डिपार्टमेंट्स होते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट जो होते हैं, उनसे अच्छे से इंटरेक्ट करना पड़ता है, उनके बारे में समझना पड़ता है, उनसे हेल्प भी मिलता है। कई बार अगर आपका कुछ डिपार्टमेंट में ऐसा प्रॉब्लम चल रहा है तो जो आपका जो टॉप लेवल का मैनेजमेंट है उससे आपको हेल्प भी मिलेगा। जब आप उससे इंटरेक्ट करेंगे तो आपको हेल्प मिलेगा, कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजिक बनता है, मैनेजमेंट प्रोसेस अच्छा होने लगता है। एचआरएम का यही एक कारण होता है कि उसका जो पोजिशनिंग डिपार्टमेंट है वो आगे रहता है, वो हायर होता है। फिर हम लोग यहाँ पे बात करें, द एचआर पोजिशनिंग ऑफ एचआर डिपार्टमेंट मींस दैट एचआर डिपार्टमेंट इज इंगेज्ड इन वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज, कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, किसी भी ऑफिस के अंदर किस तरह का एक्टिविटी हो रहा है। इसके अंदर तो बहुत सारा एक्टिविटी होता रहता है, कोई सेल्स का हो रहा है, कोई प्रोडक्शन का हो रहा है, कोई अकाउंट्स का हो रहा है, कोई कॉस्टिंग। तो यहाँ पे जो भी होता है तो उन लोग को जितना भी उन लोग का जो एक्टिविटीज है उन सभी से इनको रिलेट करना पड़ता है एचआर को, अपना पोजीशन को हायर करने के लिए, अपना डिपार्टमेंट का काम करने के लिए। फिर उन सभी जो भी प्रोसेस हो रहा है उन सभी में उनको इन्वॉल्व होना पड़ता है, उनके काम को समझना पड़ता है, उनके काम के बारे में जानना पड़ता है, उन एम्प्लॉयज के बारे में जानना पड़ता है। वो उनका एक रूटीन टाइप होता है, रूटीन इंडस्ट्रियल रिलेशन, की उनका इंडस्ट्रियल रिलेशन कैसा है उनके बीच में, एचआर के बीच में। फिर रूटीन रिकॉर्ड कीपिंग फंक्शंस कैसा है, वो लोग किस तरह से अपने एम्प्लॉयज के, अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में रिकॉर्ड कर रहे हैं, उनका डिपार्टमेंट में कैसा काम हो रहा है, हर दिन कितना काम हो रहा है, हर घंटे कितना काम हो रहा है, उन सभी का रिकॉर्ड करना। उसके बाद द पोजिशनिंग ऑफ एचआर डिपार्टमेंट एट हायर लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन सजेस्ट दैट ऑर्गेनाइजेशन प्लेसेस हाई इंपॉर्टेंस टू एचआरएम ड्यू टू विच इट इज ग्रेटली एक्सेप्टेड इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे एचआर डिपार्टमेंट का एक और कारण होता है कि वो अच्छा पोजीशन में जाता है जब ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, जब ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग होता है, ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग में सजेस्ट करना पड़ता है, एक अच्छा इंपॉर्टेंट प्लेस उनको मिलता है कि उनका एडवाइस जरूरी होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अच्छा करने के लिए। फिर उनका जो अगर एडवाइस अच्छा होता है तो फिर उसे एक्सेप्ट भी किया जाता है और उसे प्रमोशन भी मिल सकता है। तो ये हम लोगों ने दो कैटेगरीज जाने। अब हम लोग यहाँ पे जानते हैं उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है एचआरएम का, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एचआरएम फंक्शंस की। उनका एचआरएम का जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इन एन ऑर्गेनाइजेशन द प्रॉब्लम ऑफ डिफाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एचआरएम फंक्शंस बिटवीन एचआर डिपार्टमेंट्स एंड अदर डिपार्टमेंट्स अराइव बिकॉज एचआर डिपार्टमेंट डील विथ ह्यूमन रिसोर्सेज विच वर्क फॉर द अदर डिपार्टमेंट। यहाँ पे एचआर मैनेजर का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो किसी भी कोई भी जो डिपार्टमेंट है, जो भी डिपार्टमेंट है उनके अंदर जो काम कर रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स जो काम कर रहे हैं उन लोग का, तो उन लोग के साथ अच्छे से उनका व्यवहार समझना, उनका प्रॉब्लम समझना, उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, उनको किस चीज़ का जरूरत है, कंप्यूटर का जरूरत है, इंटरनेट का जरूरत है, नया पीपल का जरूरत है, नया प्लेस का जरूरत है, प्रमोशन का जरूरत है, जो कुछ भी चाहिए, मोटिवेशन बोल दो या फिर कुछ भी चाहिए, इंसेंटिव चाहिए, बेनिफिट चाहिए, ये सभी का उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। उन सभी से वो डील करते हैं कि किस तरह से आप अपना काम को प्रॉपरली कर सकते हो। उन किसी एम्प्लॉय का सैलरी बढ़ाना है या फिर किसी एम्प्लॉय जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं लेकिन उनका काम पसंद नहीं आ रहा तो उनको बताना है, समझाना है किस तरह से आपको काम करना है, ये सब उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और भी ऐसे बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जिनका रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ एचआर मैनेजर को होता है, उसे ही करना पड़ता है। तो इसके भी हम लोगों ने कुछ डाउट्स यहाँ पे, कुछ पॉइंट्स हम लोगों ने लिखे हैं। तो यहाँ पे जो होता है एचआर डिपार्टमेंट का, इस यहाँ पे उनको रोज जो है पर डे उनको एक प्लान करना पड़ता है, प्रिपेयरिंग द प्लान, एचआर प्लान, कि उसको आज क्या काम देना है, किसी को आज ऑर्गेनाइजेशन में क्या करवाना है, किसे सैलरी बढ़ाना है, किसका क्या करना है, किसका प्रमोशन रोकना है या फिर बढ़ाना है, ये सब प्रिपेयर करता है। कोई भी प्लान हो एचआर का वो काम होता है प्रिपेयरिंग द एचआर प्लान्स। फिर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी डेवलपिंग द एचआर पॉलिसीज, फिर इसमें ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज के अंदर एचआर पॉलिसीज को भी डेवलप करना पड़ता है कि हाँ मैं कहीं जा रहा हूं या फिर हो सकता है कोई बिजनेस पर्पस में आपको कहीं बाहर जाना है तो वहां पे आपको भी कुछ पॉलिसीज दिखाने होंगे कि हाँ मैं यहाँ पे गया, मेरा इतना खर्च हुआ, इसका खर्च मेरा ऑर्गेनाइजेशन देगा या 50% देगा। फिर उसका इंश्योरेंस के बारे में बात होगा, कोई भी एम्प्लॉय के बारे में बात होगा, कुछ भी कोई भी, तो वो एक पॉलिसीज जो है उसे कॉन्टेक्स्ट करना पड़ता है, उसे ध्यान में रखना पड़ता है, पॉलिसी के तौर पे उसे चलना पड़ता है। फिर उनका काम होता है कि अगर उनको किसी डिपार्टमेंट में
एम्प्लॉयज़ का ज़रूरत है तो फिर वो रिक्रूट करेंगे, एडवर्टाइज डालेंगे कि मुझे लोगों की ज़रूरत है अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, मुझे काम करवाना है, मैं इतना सैलरी दूंगा, ये दूंगा, वो दूंगा। तो वहाँ पे वो रिक्रूटमेंट करते हैं। रिक्रूटमेंट करने के बाद, रिक्रूटमेंट का मतलब होता है कि इंटरव्यू, वो इंटरव्यू करते हैं, लेते हैं, फिर उनमें से जो जो पसंद आता है उन लोग का सिलेक्टिंग करते हैं कि हाँ ये ठीक है, ये ठीक है, वो ठीक है। फिर उसके बाद फिर उनका प्लेसमेंट कि कौन से डिपार्टमेंट पे कौन सा एम्प्लॉय सही होगा, किस डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय का ज़्यादा ज़रूरत है, ये सब वो लोग डिसाइड करते हैं, उनको प्लेसमेंट देते हैं। फिर डेवलपमेंट ऑफ एचआर डिपार्टमेंट सिस्टम, फिर वो एचआर डिपार्टमेंट सिस्टम का डेवलपमेंट भी चाहते हैं। फिर मेकिंग द अप्राइजल सिस्टम ऑफ पर्सनल, फिर उनके बारे में जो उनका जो पर्सनल, उनका जो एचआर डिपार्टमेंट का सिस्टम है, एचआर सिस्टम है, उसको समझने की कोशिश करते हैं, उसे समझाने की कोशिश करते हैं, उनका मूल्यांकन करते हैं। अप्राइजल का मतलब यहाँ पे यही होता है कि मूल्यांकन करना, उनके बारे में अच्छे तरीके से समझाना, समझना, उनके बारे में तैयारी करना। फिर इंटीग्रेशन ऑफ पीपल विथ ऑर्गेनाइजेशन, फिर उनके अंडर जो पीपल है उन लोगों के साथ इंटीग्रेट करते हैं कि आपका हाँ काम कैसा चल रहा है, मोटिवेट करते हैं कि हाँ आप कर सकते हो, उन्हें निराश नहीं करते, उन्हें जो चाहिए वो देते हैं, जो फैसिलिटीज चाहिए हर फैसिलिटी आप अवेलेबल करते हो। फिर डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ एम्प्लॉय वेलफेयर एंड सोशल प्रोग्राम्स, फिर यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया कि एम्प्लॉय के डेवलपमेंट के बारे में सोचना कि हाँ इनका काम अच्छा हो रहा है तो इनका चलो प्रमोशन कर दो, चलो इनका सैलरी बढ़ा दो, ये कर दो, वो कर दो। एम्प्लॉय के बारे में फिर कोई अगर एम्प्लॉय जो है रिटायरमेंट ले रहा है तो उनका वेलफेयर करना, या फिर कोई भी मीटिंग जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई, हालांकि सभी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा कोई फेस्टिवल नहीं होता, मतलब हर तरह का फेस्टिवल मनाया जाता है, तो उनके बारे में भी समझना, सोशल प्रोग्राम समझना कि हाँ क्या करना है, कैसे करना है, एक मैनेज करके सब कुछ चलना पड़ता है, मेंटेन करके सब कुछ चलना पड़ता है। फिर इन कंसल्टेंट्स विद द टॉप मैनेजमेंट प्रिपरेशन ऑफ कॉम्पनसेशन पैकेज, फिर कॉम्पनसेशन पैकेज के लिए एचआर को जो है टॉप मैनेजमेंट से तैयारी करना पड़ता है, कंसल्ट करना पड़ता है, बातचीत करना पड़ता है, मीटिंग करना पड़ता है, उनका भी उन्हें तैयारी करना पड़ता है कि हाँ मुझे जाके कंपनसेशन पैकेज के बारे में क्या बात करना है, कैसे बात करना है, किस लिए बात करना है, कितनी देर तक बात करना है, ये सब। तो ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है एचआरएम का, एचआर मैनेजर का। फिर एक और लास्ट पॉइंट आता है अथॉरिटी रिलेशनशिप। अथॉरिटी रिलेशनशिप में क्या होता है, एज अथॉरिटी एंड रिलेशनशिप शुड मैच विथ ईच अदर, इट इज नेसेसरी दैट अथॉरिटी रिलेशनशिप शुड फ्लो आउट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिलेशनशिप। तो यहाँ पे अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एचआर जो है ग्रुप जो बना दिया, अलग अलग ग्रुप बनाया, अलग अलग डिपार्टमेंट बनाया, तो उन सभी में से किसी एक को अथॉरिटी दे दिया जाता है कि हाँ तुम इन डिपार्टमेंट के बारे में जो भी प्रॉब्लम होगा तुम मुझे बताओगे, तुम इसे कंसल्ट करोगे, एम्प्लॉयज़ को समझाओगे, मोटिवेट करोगे। अगर तुमसे नहीं समझ रहा तो फिर उनका प्रॉब्लम है कि तुम मेरे पास आओगे। उनको भी एक अलग सा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया था कि हाँ मुझे ये ज़रूरत है, मुझे एचआर ने ये कहा है। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि स्कूल के टाइम पे क्लास का एक मॉनिटर होता था, हर क्लास का एक मॉनिटर होता था। वो जो भी प्रॉब्लम है, स्टूडेंट की जो प्रॉब्लम है, क्लास वर्क जो है, वो सभी जाके टीचर्स को बताता था, अपने क्लास टीचर को बताता था कि सर स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ये वो एक्सेट्रा। तो ये सब होता है अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया जाता है। तो इन दोनों के बीच में भी एक अलग सा रिलेशनशिप भी बन जाता है एचआर के बीच में, एचआर और जो अथॉरिटी जिन्हें दिया हुआ है एम्प्लॉय को, उनके बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप बन जाता है। तो यहाँ भी हम लोगों ने इन्हें 3 पॉइंट्स में बांटा है। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग का आता है रिलेशनशिप जिससे उनका स्ट्रांग होता है, लाइन अथॉरिटी। लाइन अथॉरिटी में क्या होता है, द एचआर मैनेजर एंजॉयज द लाइन अथॉरिटी ओवर द एम्प्लॉयज वर्किंग इन हिज ओन डिपार्टमेंट। ही हैज द अथॉरिटी टू टेक एक्शंस एंड देयरफॉर ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजमेंट ऑफ हिज ओन डिपार्टमेंट। यहाँ लाइन अथॉरिटी जो होता है वो एचआर मैनेजर इसे बहुत इंजॉय भी करते हैं और बहुत पसंद भी करते हैं इस अथॉरिटी से कि उनके ऊपर, किसी भी एम्प्लॉय के ऊपर एक्शन लेने का अथॉरिटी रहता है कि अगर वो काम ठीक से नहीं करा तो आप चाहे तो उसको निकाल सकते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन से, इसमें आपको कोई कुछ नहीं बोलने वाला। फिर आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो जाता है कि अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन अच्छा ग्रोथ नहीं दिखा रहा है तो फिर आपके ऊपर भी एक ब्लेम आएगा कि हाँ आपने अपना काम सही से नहीं किया, आपका एम्प्लॉय ठीक से सीरियस नहीं, वो काम ठीक से नहीं करता है। तो जिसके बारे में आपको भी सुनना पड़ेगा आपके ओन डिपार्टमेंट से, आपको अपने ओन डिपार्टमेंट को मैनेज करते हुए चलना होगा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके।
फिर फंक्शनल अथॉरिटी, फंक्शनल अथॉरिटी में क्या होता है, एचआर मैनेजर ऑल्सो हैज फंक्शनल अथॉरिटी ओवर ऑल द एक्टिविटीज ऑफ HRM विच हैव बीन असाइन्ड टू हिम। यहाँ पे जितने भी एक्टिविटीज होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो भी फंक्शनल एक्टिविटीज हो रहे हैं उनको असाइन करते हैं, उन्हें जज करते हैं, उन्हें भी समझने की कोशिश करते हैं, उनमें भी वो एडमिट होते हैं, उन एक्टिविटीज को भी समझने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं, इन ऑर्डर टू एंश्योर दैट HR प्रोग्राम्स आर फॉलोड यूनिफॉर्मली एंड प्रॉपरली थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। द HR मैनेजर हैज टू कंटिन्यूअसली इंटरेक्ट विद द अदर मैनेजर इन द ऑर्गेनाइजेशन। फिर इसके अंदर क्या होता है कि HR मैनेजर का जो प्रोग्राम होता है वो एक प्रॉपरली तरीके से होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। उसके बाद फिर वो ये भी होता है कि HR मैनेजर को हमेशा इंटरेक्ट करना पड़ेगा, हमेशा लगातार इंटरेक्ट करते रहना पड़ेगा दूसरे डिपार्टमेंट के मैनेजर से कि उनका काम कैसा चल रहा है, कैसा नहीं चल रहा है, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उनका फंक्शन क्या चल रहा है, उनका प्रोसेस क्या चल रहा है। तो ये सब होता है फंक्शनल। उसके बाद फिर आता है स्टाफ एडवाइजरी अथॉरिटी। उसके अंदर HR का क्या काम होता है, उसमें कि अगर मान लेते हैं कि इन द मैटर्स विच आर रिलेटेड टू हिज स्पेशली द HR मैनेजर ऑल्सो परफॉर्म्स द एडवाइजरी रोल। द HR मैनेजर गिव्स हिज एडवाइस ऑन द contemporary issue of management of human resource to the top management। इसमें क्या होता है, HR मैनेजर का ये काम होता है कि जो भी स्टाफ उनके अंडर में काम करे उनको एडवाइस देना कि उनका काम क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, उनका स्पेशलाइजेशन किस पे, उनके काम को समझना पड़ता है, उनका परफॉर्मेंस देखना पड़ता है, परफॉर्मेंस समझना पड़ता है और उनको हमेशा एडवाइस देना पड़ता है, एडवाइस देता रहना पड़ता है, चाहे वो कॉन्टेम्प्रोरी हो या फिर कोई इशू हो, कोई प्रॉब्लम हो, उनको ह्यूमन रिसोर्सेज को अच्छे से मैनेज करके चलना पड़ता है, मैनेजमेंट चलना पड़ता है, मैनेजमेंट करके। तो ये होता है टॉप फंक्शंस ऑफ HR मैनेजर्स। अब हम यहाँ पे बात करें स्किल्स ऑफ HR मैनेजर की, और उनका ऑर्गेनाइजेशन में HR मैनेजर का स्किल क्या होता है, क्या ज़रूरत होता है उनके ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से चलाने के लिए, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का क्या स्किल होता है, क्या काम होता है, तो ये हम लोग जानेंगे। तो विथ such varied responsibilities, the human resource department needs to bring together a large pool of skills. These skills fall into the 4 basic categories. यहाँ पे हम लोगों ने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ HR मैनेजर का स्किल को भी बहुत ज़रूरी किया है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में स्किल, लार्ज पूल ऑफ स्किल का बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है। उनको भी हम लोगों ने 4 बेसिक कैटेगरीज में बांटे हैं। तो सबसे पहला हम लोग का आता है ह्यूमन रिलेशन स्किल, कि उनका ह्यूमन रिसोर्स के साथ, ह्यूमन पीपल के साथ किस तरह का रिलेशनशिप है। तो द एबिलिटी ऑफ अंडरस्टैंड एंड वर्क वेल विथ अदर पीपल इन is important to virtually any career, but human relations skills are especially significant for human resource management today. द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, कि किसी भी आदमी का, कोई भी वर्कर का, एम्प्लॉय का बारे में समझना कि वो कितना देर काम कर सकता है, कितना काम कर सकता है, कितना उसका अंदर ताकत है, उसका करियर कितना वर्चुअल है, ये इम्पॉर्टेंट करता है ह्यूमन रिलेशनशिप स्किल के लिए। फिर इसमें ह्यूमन रिलेशन स्किल जो है स्पेशली सिग्निफिकेंट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट टुडे। आज के टाइम पे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो बहुत ही मतलब सिग्निफिकेंट हो चुका है और बहुत ही स्पेशली हो गया है कि ये स्किल अगर आपको नहीं आता है तो फिर आप HR या फिर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर बनने के लायक नहीं हो। आपको ह्यूमन रिलेशन स्किल के बारे में अच्छे से नॉलेज होना पड़ेगा, अच्छे से जानना पड़ेगा उनके बारे में कि क्या होता है, नहीं होता है। गिव द सिग्निफिकेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, many managers are calling for HRM to become the source of people expertise in the organization। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर जो होता है बहुत जगह इस तरह से भी कहलाता है कि सोर्स ऑफ पीपल एक्सपर्टाइज, कि उनको एक्सपर्ट कहा गया है। पीपल जितने भी ह्यूमन रिसोर्सेस है उनके बीच में जिनको हेड बनाया गया है उन सभी के बीच में वो सबसे ज़्यादा एक्सपर्ट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ये बताया गया कि HRM जो होता है, आज बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन अभी भी है जिसमें HRM को सबसे एक्सपर्ट आदमी को एक्सपर्ट डिपार्टमेंट, एक्सपर्ट मैनेजर के नाम से भी जाना जाता है।
फिर HR managers therefore need to know how people play a role in giving the organization and advantage against the competition, as well as the policies, programs and practices that can help the organization people do so. Today's HR professional must be skilled at communicating, negotiating and team development. तो यहाँ पे HR मैनेजर का एक और कारण होता है कि उनमें पीपल, जो उनके अंदर जो आदमी है, उनके जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनके डिपार्टमेंट के अंदर जितने लोग भी वो लोग काम करें, एम्प्लॉय काम करें, उनका रोल क्या है, उनका क्या एडवांटेज है ऑर्गेनाइजेशन के प्रति, उनको क्या देखने को मिल रहा है, क्या कंपटीशन उन लोगों के बीच में मिल रहा है, उनका क्या पॉलिसी है, उनका क्या प्रोग्राम है, वो कितना प्रैक्टिस किया है ताकि वो अपना ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को आगे बढ़ा पाए और काम दे पाए. टुडेज HR प्रोफेशनल मस्ट बी स्किल्ड एट कम्युनिकेटिंग, नेगोशिएटिंग एंड टीम डेवलपमेंट. और आज के HR जो प्रोफेशनल HR होते हैं उनका मस्ट स्किल, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट स्किल होता है कम्युनिकेटिंग, कि आप एक दूसरे से किस तरह से बात कर रहे हो, आप एक दूसरे से किस तरह से कम्युनिकेट कर सकते हो, नेगोशिएटिंग क्या है, और टीम डेवलपमेंट क्या है कि आप अपने टीम को किस तरह, कितना हार्डवर्क बना सकते हो और कितना अच्छा काम करवा सकते हो. तो ये सबसे पहला पॉइंट आता है. उसके बाद फिर हम लोग का आता है डिसीजन मेकिंग स्किल. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स मस्ट मेक अ वाइड वैरायटी ऑफ डिसीजन दैट affect whether employees are qualified and motivated, and whether the organization is operating efficiently and complying with the law. तो यहाँ पे डिसीजन मेकिंग स्किल भी होता है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का सबसे पहला दूसरा स्किल होता है कि उनको सही डिसीजन लेना है. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या उनके ऑर्गेनाइजेशन पे इफेक्ट आएगा, एम्प्लॉयज़ कैसे होना चाहिए, क्वालिफाइड होने चाहिए, मोटिवेटेड होने चाहिए, फिर अनक्वालिफाइड चाहिए, इन तरह का. तो यहाँ पे उन लोग का सबसे ज़्यादा जरूरी होता है कि उनका जो डिसीजन मेकिंग स्किल है वो सबसे अच्छा होना चाहिए, मतलब सबसे ज़्यादा एक्टिव भी होना चाहिए कि उन्हें समझ में आए कि हाँ मुझे कौन से डिपार्टमेंट में किस तरह के एम्प्लॉयज़ चाहिए. फिर स्पेशली एट ऑर्गेनाइजेशन दैट गिव HRM डिपार्टमेंट अ रोल इन सपोर्टिंग स्ट्रैटेजी, HR डिसीजन मेकर्स ऑल्सो मस्ट बी एबल टू अप्लाई डिसीजन मेकिंग स्किल्स टू स्ट्रेटेजिक इशूज. This requires knowledge of the organization line of business and the ability to present option in terms of cost and benefits to the organization. Started in terms of dollars, decision must also take into account सोशल एंड एथिकल इम्प्लीकेशंस ऑफ अल्टरनेटिव्स. यहाँ पे उनको एक और स्पेशलाइजेशन दिया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. उनका एक और रोल होता है कि जितने भी उनके अंदर स्ट्रैटेजी जो लग रहे हैं उनको सपोर्ट करना, उनके बारे में समझना, और फिर वो कितने कैपेबल है उस डिसीजन मेकिंग के बारे में, डिसीजन मेकर कितने कैपेबल होते हैं और वो कितना अप्लाई कर पाते हैं डिसीजन मेकिंग स्किल्स को, उनके इशू को कितना स्ट्रैटेजिक कर पा रहे हैं, ये जानना. और फिर उनका सबसे पहला रिक्रूटमेंट होता है कि नॉलेज, वो नॉलेज कितना है उसके अंदर, वो कितना बिजनेस के बारे में जानता है और वो कितना बिजनेस के ऊपर काम कर सकता है. प्रेजेंट ऑप्शन इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट एंड बेनिफिट्स टू द ऑर्गेनाइजेशन. स्टार्टेड इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स. पहले तो यहाँ पे डॉलर्स में स्टार्ट होता था, जो भी टर्म है वो डॉलर में होता था, लेकिन डिसीजन मस्ट ऑल्सो टेक इनटू अकाउंट सोशल एंड एथिकल इम्प्लीकेशन ऑफ अल्टरनेटिव्स. ये तो था हमारा डिसीजन मेकिंग स्किल्स. अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे लीडरशिप स्किल के. तो यहाँ पे ये हम लोग का तीसरा पॉइंट या फिर चौथा पॉइंट है, मैं भूल गया, ये चौथा पॉइंट है, नहीं तीसरा पॉइंट है. तो लीडरशिप स्किल क्या होता है कि लीडरशिप स्किल को हम लोग ध्यान से समझ सकते हैं कि क्या है. यहाँ पे HR मैनेजर नीड टू प्ले अ लीडरशिप रोल, कि जैसे कि हम लोग क्रिकेट देखते हैं, फुटबॉल देखते हैं, कोई भी गेम देखते हैं, तो उसके अंदर जो बीच में जो कैप्टन होता है उसे हम लोग यहाँ पे लीडर कहते हैं. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो अपना रोल किस तरह से प्ले कर रहा है, उसको किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन में वो काम करवा रहा है, अपने लोगों से, अपने एम्प्लॉय से किस तरह से काम करवा रहा है. In today's environment, leadership often requires helping the organization manage changes. Fulfilling this leadership role includes diagnosing problems, implementing organizational changes, and evaluating results, especially in terms of employee skill and attitude. Change typically
produce conflict, resistance, and confusion. HR professionals must oversee the change to ensure success. HRM provides tools for overcoming resistance to change, teaching employees to operate under new conditions and encouraging innovation. A survey of large corporations found that in 87% of the company's organization development and change were managed by HR department. यहाँ उनको लीडरशिप का रोल प्ले करना पड़ता है अपने ऑर्गेनाइजेशन के ह्यूमन रिसोर्सेज के ऊपर. उनका ये रिक्वायर होता है कि ऑर्गेनाइजेशन मैनेज को कितना चेंज कर पाए, कितना हेल्प कर पाए और वो अपना जितना भी रोल है अच्छे से फुलफिल कर पाए. उनके अंदर डायग्नोजिंग प्रॉब्लम इंक्लूड्स करते हैं, इम्प्लीमेंटिंग ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस लाते हैं, इवेल्युएट करते हैं, उनका रिजल्ट को बढ़ाते हैं, स्पेशली उनके टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयज़ के स्किल्स को, एटीट्यूड्स को, ईगो को अच्छा करते हैं, डेवलप करते हैं, आगे बढ़ाते हैं. चेंजेस टिपिकली प्रोड्यूस कॉन्फ्लिक्ट को, रेसिस्टेंट उनका कन्फ्यूजन दूर करते हैं. प्रोफेशनलिस्ट की तरह काम करते हैं, प्रोफेशनली की तरह उनके सक्सेस को इंश्योर करते हैं. उनके जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनके एम्प्लॉय को टीच करते हैं, उनको टूल्स दिखाते हैं कि हाँ आपको ये करना है, उनको प्रोवाइड करते हैं वो टूल्स कि हाँ आपको किस पे काम करना है, मशीन में काम करना है, हाथ से काम करना है, कंप्यूटर में काम करना है, किस तरह से काम करना है, ये सिखाते हैं. फिर उनका जो इनोवेशन है उनको इनकरेज करते हैं, उनको नया कंडीशंस अप्लाई करते हैं, नया पॉलिसीज दिखाते हैं, नया सर्वे करते हैं. फिर उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट के ऊपर चलते हैं और उन्हें उसी तरह से मैनेज करते हैं. 87% ऑफ कंपनी जो है इन सभी को अप्लाई करते हैं और समझते हैं. फिर हम लोग यहाँ पे बात करें टेक्निकल स्किल्स. इन एनी फील्ड इंक्लूडिंग मैनेजमेंट, टेक्निकल स्किल्स आर द स्पेशलाइज्ड स्किल ऑफ दैट फील्ड. यहाँ पे टेक्निकल में क्या होता है, टेक्निकल स्किल में कि मैनेजमेंट जो होता है उनको सबसे ज़्यादा स्पेशलाइजेशन होता है कि उनको टेक्निकल में कितना नॉलेज है, यानी कि कंप्यूटर में या फिर ऐसा जो इलेक्ट्रॉनिक सामान की उसको उन पे कितना नॉलेज है, कितना वो काम कर सकते हैं उनके तरफ से. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोफेशनल नीड नॉलेज, उनको प्रोफेशनल नॉलेज कितना है. स्टेट ऑफ द आर्ट प्रैक्टिस इन सच एरियाज ऑफ एज स्टाफिंग, उनको स्टाफिंग अच्छे से आने चाहिए, उनको डेवलपमेंट अच्छे से आने चाहिए कि वो किस तरह से डेवलप करेंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन को. उनको रिवॉर्ड देना होता है अपने और एम्प्लॉयज़ को कि वो काम अच्छा कर रहे हैं. अच्छा करने के लिए रिवॉर्ड्स देना पड़ता है, उनका कम्युनिकेशन अच्छा करना पड़ता है, ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन बनाना पड़ता है. फिर टेक्निक होता है नया सिलेक्शन करने के लिए, नया एम्प्लॉय का सिलेक्शन करने के लिए टेक्निक यूज़ करना पड़ता है, उनके मेथड्स को इवेल्युएट करना पड़ता है, उनको समझना पड़ता है, उनके परफॉर्मेंस को समझाना पड़ता है, उनके प्रोग्राम्स को ट्रेन करना पड़ता है, ट्रेनिंग देना पड़ता है, उन्हें इंसेंटिव्स प्लान सोचने पड़ते हैं उनके बारे में. उनके तब जाके उनका जो नया सॉफ्टवेयर होता है वो बनता है, उनके सॉफ्टवेयर में अपना चेंजेस लाना पड़ता है, डेवलप करना पड़ता है. न्यू लॉज ऑफ पास्ड एवरी ईयर, नया लॉ पास करते हैं हर साल, वो लोग को नया लॉ पास करना है टेक्निकल स्किल के दौरान. फिर यहाँ पे प्रोफेशनल मस्ट बी एबल टू इवेल्युएट द वर्थ ऑफ न्यू टेक्निक्स एंड क्रिटिकली इवेल्युएट देम लाइट ऑफ HRM प्रिंसिपल एंड बिजनेस वैल्यू टू डिटरमाइन एंड बेनिफिशियल, कि वो कितना बेनिफिशियल है अपने ऑर्गेनाइजेशन के प्रति. फिर हम लोग यहाँ पे अब बात करें क्वालिटीज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का, कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का क्या क्वालिटी होना चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 क्वालिटीज बनाए हैं, एक पर्सनल क्वालिटीज और एक हम लोग आगे पढ़ेंगे. तो पर्सनल क्वालिटीज हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं, इंटेलिजेंस, कि वो कितना इंटेलिजेंट है. HR मैनेजर शुड बी इनफ इंटेलिजेंट टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन एंड रिएक्ट ऑन इट. वो किसी भी सिचुएशन को कितना जल्दी समझ सकते हैं और उन पे रिएक्ट कर सकते हैं. इमोशनल स्टेबिलिटी, HR मैनेजर शुड बी इमोशनली स्टेबल. ही शुड नॉट लूज टेम्पर एंड ही शुड नॉट बी मूडी. वो सबसे पहला बात तो वो किसी भी तरह से वो अपना टेम्पर को लूज नहीं कर सके कि गुस्सा नहीं हो जाए. फिर वो मूडी नहीं होना चाहिए कि हाँ आज मुझे ये करना है तो मैं बस यही करूँगा और दूसरा कोई काम नहीं करूँगा, ऐसा नहीं होना चाहिए. मूडीनेस, शॉर्ट टेम्पर, इनकंसिस्टेंसी आर द एनिमीज ऑफ HR मैनेजर. यहाँ पे मूडीनेस,
शॉर्ट टेम्पर, इनकॉन्सिस्टेंसी जो होता है वो दुश्मन होता है एचआर मैनेजर का। अगर आपके अंदर ये सब है कि आप छोटे छोटे बात पे गुस्सा हो जा रहे हो, छोटे छोटे बात पे आपका मूड चेंज हो जा रहा है, तो ये आपका एचआर मैनेजर का जो डिपार्टमेंट है ज़्यादा दिन नहीं रहेगा, आपको वहाँ से हटा दिया जाएगा। अगर आपको एचआर बने रहना है तो फिर आपको ये सभी को हटा के रखना होगा। आपको इन सब के बारे में आपको बिल्कुल ही फ्रेंडली होना पड़ेगा, सोशलाइज्ड होना होगा कि आप किस तरह से कम्युनिकेट कर पा रहे हो, किस तरह से आप प्रॉब्लम समझ पा रहे हो, ये होता है। फिर उनके ऊपर रूमर बनते हैं, कुछ मजाक बनते हैं, तो उनके ऊपर भी ये सभी को कलेक्ट करके उनको कलेक्ट करके उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, उन्हें भी मजाक ही रखना है, उन्हें भी मजाक रखना है। फिर कम्युनिकेशन स्किल की, उनका कम्युनिकेशन स्किल कैसा है एक दूसरे के बीच में। फिर मोटिवेशनल स्किल कि वो किस तरीके से मोटिवेट कर रहे हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, क्या काम करना है, कि अगर उनका काम नहीं हो रहा, पॉजिटिव नेचर हमेशा रखना है, उनको हाईलाइट हमेशा करना है, जिससे उनका सबऑर्डिनेट जो है अंडरस्टैंड रहेंगे, समझेंगे, अंडरस्टैंडिंग देयर रिक्रूटमेंट, उनको समझने की कोशिश करेगा। फिर एनालिटिकल स्किल, फिर ही मस्ट बी कैपेबल ऑफ एनालाइजिंग द प्रॉब्लम साइंटिफिक एंड सॉल्विंग इट्स क्विकली। फिर ये प्रॉब्लम को एनालाइज करने में और उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में तत्पर रहेंगे, एक्टिव रहते हैं। फिर ही मस्ट बी एबल टू डिफरेंटिएट द राइट एंड रॉन्ग। फिर इनको ये भी ज़रूरत होता है कि डिफरेंट निकालना कि कौन सा डिसीजन सही है उनके लिए, कौन सा डिसीजन खराब है, कौन सा इम्पॉर्टेंट है, कौन सा अनइम्पॉर्टेंट है, ये सभी को जानना पड़ेगा, उनको जज करना पड़ता है। फिर आता है हम लोग का छठा पॉइंट, लीडरशिप स्किल। लीडरशिप स्किल की जैसे कि मैंने आपको ऊपर ही बताया कि आपको एक लीडरशिप क्वालिटी अंदर चाहिए कि आप कितने लोगों को किस तरह से आप काम करवा सकते हैं, आपके अंदर कितने लोग अच्छे से काम कर सकेंगे, ये आपके अंदर होना जरूरी है। आपको लॉयल होना पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन के प्रति, एम्प्लॉय के प्रति, रेगुलर और ऑनेस्ट रहना होगा अपने ड्यूटी में। उसके बाद फिर आता है जॉब रिलेटेड क्वालिटीज़, ये हम लोग का दूसरा पॉइंट है। जॉब रिलेटेड क्वालिटीज़ में आता है टेक्निकल नॉलेज ऑफ क्वालिटी कि आपको टेक्निकल नॉलेज भी अच्छा होना चाहिए, उनके बारे में आपको क्वालिटी आपके अंदर होना चाहिए कि हाँ आपको कंप्यूटर चलाने आता है, कंप्यूटर के अंदर मेल करने आता है, डाटा एंट्री करने आता है, कुछ भी ऐसा बहुत सारा ऐसा काम होता है कि आपको वो आता हो, अच्छे से आता हो, ये होता है। फिर ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस की आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस होना चाहिए, अच्छा खासा आप उन्हें ट्रेनिंग दे सकें अपने एम्प्लॉयज़ को। अगर उनको नहीं समझ में आ रहा है, कोई प्रोग्राम वो गलत कर रहे हैं, तो उनको ट्रेनिंग देना होता है। फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन कैसा है, आप कितने दूर तक पढ़े हो, क्या करके आए हो, HRM करके आए हो, MBA करके आए हो, MA कर रहे हो, सोशोलॉजी किए हो, MCOM किए हो, ये सभी डिग्री के बारे में आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। आपका क्वालिफिकेशन, आपका डिप्लोमा, आपका ग्रेजुएशन अच्छे से होना चाहिए, तभी आप या HR के लिए सिलेक्ट हो सकोगे। फिर अब हम लोग बात करें यहाँ पे क्वालिफिकेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का कि वहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए HR मैनेजर का। तो यहाँ पे भी हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स में बांटे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो होता है क्वालिफिकेशन जो होता है HR मैनेजर का, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स और डिमांडिंग और चैलेंजिंग होता है, जिससे उनका जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो सक्सेसफुल रह पाए, सक्सेस कर पाए, उनके क्वालिटीज़ को रिक्वायर कर पाए। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर जो होता है उनके सेवरल क्वालिटीज़ को रिक्वायर करता है कि हाँ उनको क्या ज़रूरत है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर के लिए क्या क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले पर्सनल एट्रीब्यूट्स, इंटेलिजेंस, लाइक एन अदर मैनेजर ए मैनेजर मस्ट बी इंटेलिजेंट। दूसरे मैनेजर के बदले ये मैनेजर जो होता है सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है हर चीज़ में, इसको हर चीज़ अच्छे से आता है, सबऑर्डिनेट को किस तरह से मेंटेन करना है, उनको क्या परफॉर्म हो रहा है उनको देखना, उनका कॉम्पिटिट देखना, उनको कम्युनिकेट करना, उनका स्किल क्या होता है उनको समझना, उनका गुड कमांड क्या है, लैंग्वेज क्या है, एबिलिटी, ड्राफ्ट पॉलिसी क्या है, और भी ऐसे बहुत सारे। फिर आता है कम्युनिकेटिव स्किल। HR प्रोफेशनल का क्या होता है, HR को जो होता है प्रोफेशनली कम्युनिकेट करने का एक कारण होना चाहिए कि वो किस तरीके से काम कर पा रहे, किस तरीके से वो एम्प्लॉय से कम्युनिकेट कर पा रहे, उनका ओवर टू मैनेजर कैसा है, आउट टू पोटेंशियल कैसा है, एम्प्लॉयज़ एंड डाउन टू ऑल लेवल्स, उनका सभी के साथ किस तरह का रिलेशनशिप है, किस तरीके से वो कम्युनिकेट करते हैं, अपने टॉप लेवल से किस तरह से बात करते हैं, अपने रिस्पेक्ट जैसे कह सकते हैं वो किस रिस्पेक्ट से बात करते हैं, लो लेवल से किस तरह से बात करते हैं, ये सब जानना होता है। फिर उनको स्पीकिंग, उनको राइटिंग
अच्छे से आने चाहिए, उनको लार्ज टू स्मॉल ग्रुप्स बनाने हैं। इंक्रीजिंगली सोशल मीडिया भी आपको अपना चलाना पड़ता है। सोशल मीडिया यहाँ पे मतलब आपके कंपनी का जो सोशल मीडिया है उसको उस प्लेटफॉर्म पे भी आपको अच्छा इंक्रीज लाना पड़ता है। फिर आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन के प्रति बिलीव लाना पड़ता है, केयरिंग लाना पड़ता है, ये सब। और फिर लैंग्वेज, ओवर लैंग्वेज और लिसन स्किल भी आपका अच्छा होना चाहिए। फिर ह्यूमन स्किल, एम्प्लॉयज लाइक मैनेजर्स who are human and who take advantage to their authority। फिर कि ह्यूमन स्किल का क्या होता है कि जो भी लोग उनके अंडर काम कर रहे हैं उनका जो अथॉरिटी दिया गया उनका एडवांटेज लेने का, उनको ठीक से एडवांटेज उनको क्या मिल रहा है नहीं मिल रहा है, उनका डिसएडवांटेज क्या है, ये सब रिकॉर्ड करने का, उनके सही गलत को समझाने का, उनके एबिलिटी को समझने का, उनके माइंड ऑब्जेक्ट को समझने का, समझाने का, अपने प्रॉब्लम्स को दिखाने का कि ऑर्गेनाइजेशन में ये प्रॉब्लम हो रहा है, आपको ये सॉल्व करना है, आपसे नहीं हो रहा तो आइए मैं आपको समझाता हूँ। इस तरह से आपको ह्यूमन स्किल्स भी बढ़ाने होता है। फिर अटेंटिव लिसनर की आप ध्यान पूर्वक वो कोई भी चीज को आप सुन पा रहे हो, समझ पा रहे हो या नहीं, उनके अंदर ये अटेंटिव लिसनर भी होना चाहिए। जैसे कि अभी आप उतने देर से मेरे वीडियो को देख रहे हो तो जाहिर है आप कुछ समझ रहे हो, तो ये होता है अटेंटिव लिसनर। फिर एग्जीक्यूटिव स्किल, एग्जीक्यूटिंग स्किल का मतलब क्या होता है कि आप अपने से जूनियर को किस तरह से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, किस तरह से उनको इम्प्लीमेंट पॉलिसीज दिखा रहे हैं, किस तरह से कंट्रोल कर रहे हैं, उनको क्या प्रोग्राम दे रहे हैं, उनका परफॉर्मेंस क्या हो रहा है, ये सभी स्टैंडर्ड सेट करने का आपको इसमें काम होता है। फिर फेयरनेस एंड फर्मनेस, तो यहाँ पे एचआर मैनेजर का क्या होता है, ब्लैक एंड व्हाइट एम्प्लॉय यहाँ पे बोला गया है कि दिस शुड रिमेन अनबेस्ड वाइल रिसॉल्विंग इश्यूज। Firmness is required so that the softness is not taken from granted. He should be firm in his dealing with soft approach. उनको जो भी काम करवाना है एम्प्लॉयज से लेके अच्छे से काम करवाना है, सॉफ्ट अप्रोच करना है, उनसे अच्छे से डील करना है। ऐसा नहीं कि आप रूडली जाके उनसे बात करोगे कि आपने काम अच्छा नहीं किया, आप काम छोड़ दो, ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, इस तरह से आपको बात नहीं करना है। आपको सॉफ्टली बात करना है, आपको अच्छे से समझाना है। फिर यहाँ पे उनका कमिटमेंट, कि उनका कमिटमेंट कैसा है किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर, उनका काम कैसा है, उनका क्या इंपॉर्टेंस है उस प्रोग्राम के अंदर और वो कैसा रिजल्ट दे पा रहे हैं लास्ट में। फिर आता है एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग। एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग में जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि एक्सपीरियंस में क्या होता है कि आपको कितना एक्सपीरियंस आता है, आपका मोटिवेशनल स्किल कितना है, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। everyone does not always get along with everyone else. High productivity demand that people work together at least civilly. HR has to find ways to allow that to happen, and that's to say nothing of the myriad other problems that hit HR's इफेक्टिव विथ प्रॉब्लम सॉल्विंग। इनपे क्या होता है कि जो भी उनके बीच में कई बार सभी लोग काम कर रहे होते हैं, साथ में काम कर रहे होते हैं, उन सभी का एक तो प्रोडक्टिव डिमांड हो जाता है, जिससे कारण कुछ लोगों के बीच में ऐसा अनबन हो जाता है, बहस हो जाता है, डिबेट हो जाता है। तो उनका भी एचआर का ये कारण होता है कि उनका जो प्रॉब्लम को वो जल्दी से जल्दी सॉल्व करे, उनके प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करे और उसे सॉल्व करे, और ताकि उनका जो ऑर्गेनाइजेशन है उस पर कोई इफेक्ट ना पड़े ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। फिर मस्ट बी स्किलफुल का मतलब एचआर के अंदर कुछ ना, मतलब अधिकतर जो भी यहाँ पे मैंने स्किल बताए वो सारे स्किल्स होने चाहिए, और साथ में उनके साथ उनको नो द गोल, उनको गोल क्या है वो जानना पड़ता है, उनका एक तो टारगेट रखना पड़ेगा, उनके रोल को भी समझना पड़ता है, फिर उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी अच्छे से समझना पड़ेगा, उनके रोल को अच्छे से चलाना पड़ेगा, उन्हें एक्शंस भी वैसे लेने पड़ेंगे। ये सभी स्किल उनको पहले से उनको आने चाहिए, उनको समझ में आने चाहिए और अपना वो टारगेट लेके चल सकते हैं। प्रैक्टिकली अप्रोच में, मीटिंग, पर्सनल प्रॉब्लम्स में भी इनको यही करना पड़ता है। फिर हम लोग आता है यहाँ पे पर्सनल एटीट्यूड्स। एचआर का पर्सनल एटीट्यूड क्या होता है? प्रोफेशनल एटीट्यूड्स में कि HRM is fast emerging as a profession. A professional approach of the management of human resource is required in the global environment. He should possess technical, administrative, and behavioral skills. Knowledge of different disciplines like sociology, psychology, management, engineering, economics, and laws is
लॉ इज रिक्वायर्ड टू डेवलप सच स्किल अप्रोच। यहाँ पे उनका एटीट्यूड जो है सभी के साथ सेम होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, गुड होना चाहिए, ग्लोबली इन्वायरमेंट पे वो रिक्वायर होने चाहिए। इस तरीके से उनका टेक्निकल एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियरल स्किल अच्छा होना चाहिए, उनको अलग अलग डिसिप्लिन्स आने चाहिए, सोशियोलॉजी आनी चाहिए, साइकोलॉजी मैनेजमेंट आना चाहिए, इंजीनियरिंग भी थोड़ा बहुत आना चाहिए, जिससे उनका जो डेवलपमेंट स्किल है वो अच्छा चल सके, उनको लॉ भी अच्छे से समझ में आ सके। तो इसके भी हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स निकाले हैं। नेगोशिएशन, along with gray comes the need to negotiate MDES. There are often two or more opposition views and the successful HR manager can find an acceptable middle ground. The goal is to end up with two parties and that are satisfied with the outcome. यहाँ पे नेगोशिएशन में क्या होता है कि जो भी प्रॉब्लम्स हो रहे दो लोगों के बीच में, दो और दो से ज़्यादा लोगों के बीच में, उनका व्यूज़ कैसा है एचआर मैनेजर को लेके, उनका वो सक्सेसफुल है कि नहीं है, उनका मिडिल ग्राउंड कैसा है, एक्सेप्टेबल है या नहीं है, उनका जो गोल है वो कैसा मिल रहा है, उन दो पार्टी के बीच में कैसा सेटिस्फैक्शन है, आउटकम है, ये सब जानना जरूरी होता है। और ये सब इजी नहीं होता है इन सभी के बारे में अच्छे से अचीव करना, इनका गोल को अचीव करना, इनको सेटिस्फाई करना। फिर डिस्क्रीट एंड एथिकल, एचआर प्रोफेशनल आर द कॉन्सेंस of the company as well as all keepers of confidential information as needs of top management. He also monitors their action towards employees to be sure that policies and regulations are followed. HR का ये कारण भी होता है कि उनके एम्प्लॉयज को अच्छे से मॉनिटर करना होता है, उनके जो एम्प्लॉयज है उनको पॉलिसीज भी बताने पड़ते हैं, उनको रेगुलेशन उनका जो होता है सब उन्हें फॉलो करना पड़ता है और उनको एकदम कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन भी होना चाहिए। फिर एम्पैथेटिक में क्या होता है, फॉर अ पर्सन टू बिकम अ सक्सेसफुल प्रोफेशनल इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिम टू बी empathetic. In fact, one should think from the employee's point of view and be a patient listener while dealing with an employee's grievance. ये होता है, ये उनको सक्सेसफुल जो प्रोफेशनल होते हैं, किसी पर्सन को प्रोफेशनल किस तरह से बनाना है उनके बारे में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एचआर के अंदर, कि उनको प्रोफेशनली सक्सेस किस तरह से होना है, सक्सेसफुल किस तरह से होना है, एम्प्लॉयज का पॉइंट ऑफ व्यू कैसा है आपके प्रति, पेटेंट लिसनर कैसा है आपका, पेशेंस कैसा है, लिसनर कैसा है, वो आप किस तरह से उसके साथ एम्प्लॉयज के साथ डील कर पा रहे, ये होता है। फिर ट्रस्ट वर्दी, कि आपको एचआर के साथ आपका जो एम्प्लॉय है वो किस तरह से आपको ट्रस्ट है, कैसा ट्रस्ट करते हैं आपके ऊपर। फिर आता है एजुकेशनल एंड क्वालिफिकेशन, कि आपको एचआर बनने के लिए कौन कौन से क्वालिफिकेशन का बारे में नेसेसरी होता है, जानना जरूरी होता है, जिससे आप अपना जो सक्सेस है वो अचीव कर पाओगे। तो सबसे पहले आता है हम लोग का डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, एक अच्छा यूनिवर्सिटी से आपको डिग्री लेना पड़ता है। उसके बाद फिर आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, डिप्लोमा इन एचआरएम, एचआरडी, लेबर वेलफेयर, इन सब के बारे में भी अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, स्पेशलाइजेशन आपका दिखाना चाहिए, डिग्री इन लॉ होना चाहिए, और फिर नॉलेज ऑफ लोकल नॉलेज भी होना चाहिए, कि आपका लोकल नॉलेज कितना है वो भी आपको जानना चाहिए, वो भी आपको मालूम होना चाहिए। जैसे कि हम लोग करंट अफेयर्स कह सकते हैं, करंट अफेयर भी आपको जानना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और सॉरी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन गई क्योंकि आपको अच्छे से डिटेल्स में समझाना पड़ता है, इसलिए मैं इसे समझाने के लिए आपका वीडियो ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा बन गया, तो आप बुरा मत मानिएगा। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जुड़े रहे मयंक स्टडी पॉइंट के साथ।